आ सभी भक्तजनों को सप्तम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि क्या जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से निकली है, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे। तो ऐसा है कि बहुत जाति पर तो बहुत ज़्यादा शोध होते आए हैं भारत में, बहुत विवाद भी है और बहुत तरह के इसमें सब थ्योरी भी गढ़े हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात है। देखिए, वर्ण व्यवस्था ही सनातन धर्म की व्यवस्था रही है, और कुल व्यवस्था और गोत्र व्यवस्था। और यह जो जाति वाली जो व्यवस्था है, यह तो फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत जो है अंग्रेजों ने जो स्पेन की व्यवस्था थी जातिवादी, आप देखेंगे चाहे स्पेन हो चाहे इंग्लैंड हो, हाँ शुरुआत तो मान लीजिए कि स्पेन से ही है, पुर्तगाल हो, ये व्यवस्था वहीं की है। वहीं पर हायरार्की जो है जन्म से किया जाता था। हमारे यहाँ जन्म से हायरार्की का कोई व्यवस्था नहीं था, जन्म से इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ कर्म से था, तो कर्म से जो था तो वर्ण व्यवस्था कराता था। उसको जन्म व्यवस्था में हायरार्की में बदलने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास किए, और 1901 में कास्ट सेंसस कराया अंग्रेजों ने। हालांकि 1872 में ही उन्होंने कराया था, जिसमें कि कास्ट क्लास 2 भाग किया था। फिर 1881 में कराया, फिर 1891 में कराया। तो 1891 में कराया ना, तो कास्ट और रेस को इस तरह से उन्होंने बांट दिया हिंदुओं में। 1901 में भी कराया, तो उसमें बहुत विशेष रूप से ट्राइब वगैरह को भी शामिल कर दिया, जो जनजातियां हैं उसे भी शामिल कर लिया। यहाँ तो कुल व्यवस्था थी, जो व्यक्ति जिस तरह के कर्म करता था उस कुल का माना था, वो अपने में विवाह करते रहता था, तो उसको यहाँ पर जाति नहीं मानी जाती। जाति अर्थात होता है कि जो जन्म से एक समान हो, इसका जन्म एक समान से हो। जैसे मनुष्य जाति है, एक एक टाइप से जन्मते हैं, इसलिए मनुष्य कहा जाता है। गौ की जाती है क्योंकि वो अलग ढंग से एक जन्म से जाती है। तो ये अंग्रेजों ने वो दिया 1921 में, ये जाति को और थोड़ा सा वो बढ़ा दिया, रैंकिंग शुरू कर दी। इसलिए मतलब हर 10-10 वर्ष में वे कराते रहे, 31 में 41 में, तो इस तरह से वो बनाते रहे। तो उसमें जो रिस्ले था, हाँ, तो हर्बर्ट होप रिस्ले, उसने जो है नेशनल इंडेक्स का नाक की लंबाई के हिसाब से वो बना दिया कि भाई नाक लंबी है कि चपटी है कि क्या है कि कितना है। तो उसके आधार पर जो है वो बना दिया कि कोई कौन ऊंचा है कौन नीचा है। नाक की लंबाई के हिसाब से ऊंचा नीचा इस तरह से बना दिया, और उसका डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, और कह दिया कि यार उसके आधार पर जो है वह जो डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, तो अब आपकी पहचान के रूप में उसको बना दिया, और उसके आधार पर जो है वो सुविधा, सरकारी सुविधा किसको मिलेगी, किस तरह से सरकार उसको कैसे पहचानेगी, इसका उसने जो है वर्णन कर दिया। तो इस तरह से यह हो गया। अब जो है यहाँ के कुलों को जातियों में बदलने का ये षड्यंत्र इस तरह से हुआ। यानी जो भारतीय समाज जो था, जो
कुल में विभाजित था। वहाँ छोटा बड़ा नहीं था कि कोई चमड़े का काम कर रहा है तो छोटा है और कोई लोहे का काम कर रहा है तो बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं था। कोई बढ़ई का काम कर रहा है तो छोटा है, तो कोई सोना का काम कर रहा है तो बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी, काम कीजिए, जिसको जिसके पास ज्ञान है वो ब्राह्मण है। जो सेना में और इस सब में जाते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे, जो व्यवसाय वगैरह करते थे वो वैश्य कहलाते थे, और जो हुनर अपनाते थे, टेक्नोलॉजी अपनाते थे, कला अपनाते थे, तो वे सब जो है शूद्र कहलाते थे। और ये किसी भी परिवार में कोई भी हो सकता था। तो अब यह देखा जाए तो जब यह रूढ़ कहाँ से हुआ, यह रूढ़ जब विवाह एक ही में होने लगा, एक ही प्रकार के जो व्यवसाय थे उसी में जब विवाह शुरू हुआ, चाहे जिस भी सहूलियत के कारण हुआ हो, तो वह कुल का रूप धारण कर। हालांकि जातिवाद तब भी नहीं था, वो कुल परंपरा ही चलती आ रही थी वैदिक समय से। और गोत्र परंपरा, तो गोत्र चाहे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, गोत्र सब में होते थे एक ही टाइप के। और चाहे किसी भी कुल का है उसमें भी गोत्र होते थे एक ही टाइप के। तो इस तरह से भारत का समाज जो है विभाजित था। अगर मेगास्थनीज के समय देखेंगे तो मेगास्थनीज ने भी अपनी इंडिका में किसी जाति का वर्णन नहीं किया, क्योंकि जाति यहाँ होती नहीं। जातियां तो ग्रीक में होती थी, स्पेन, पुर्तगाल, इन सब में जातियां होती थी, इंग्लैंड में होती थी, यूरोप में जातियां थी, इटली में जाति होती थी, भारत में जातियां नहीं होती थी। और बहुत कम लोग जानते हैं, अधिकतर भारत के लोग सोचते हैं कि भारत में ही जातियां हैं, दूसरी जगह जातियां नहीं। अक्सर लोगों को यह भ्रम होता है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत में ही जातियां नहीं थी और सभी जगह जातियां थी। तो भारत को उन्होंने अपने सिस्टम में ढाला, अपने सोशल सिस्टम। तो यहाँ जो कुल सिस्टम था, गोत्र सिस्टम था, उसका इस तरह सेंसस करके डॉक्यूमेंटेशन करा करके जातियों में बांटा। और बांटने का भी कितना भोला तरीका निकाला कि भाई नाक के हिसाब से नापने लगे, तो नाक के हिसाब से, और जिस तरह के कर्म, जिस तरह का व्यवसाय जो करता था उसके हिसाब से करने लगे। इसीलिए एक बार में उन्होंने जाति नहीं बनाई, कई फेज में जाति बनाई, जातियों की संख्या बढ़ाते गए, जातियां, सब जातियां, वे सब बनाते गए। और जनजातियों को, तो जिसको ट्राइब कहते हैं, उसको शुरू में रखा भी नहीं था जातियों में, बाद में धीरे 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 उसमें भी जातियां, जनजातियां कर दी। और जब डॉक्यूमेंटेशन कर दिया और उसके आधार पर ही उनको जो है विशेष सुविधाएं देने लगे, तो आरक्षण उसी आधार पर हो गया, तो अब वो जो है जातियां हो गई। जातियों के होने का यही सिस्टम है। तो यह वर्ण व्यवस्था से तो नहीं आई है, उत्पन्न हुई है। और यह कुल व्यवस्था से भी उत्पन्न नहीं हुई, यह तो अंग्रेजों के सेंसस से और डॉक्यूमेंटेशन से उत्पन्न हुई है। तो इस विषय पर तो मैं इतना ही कहूँगा, इतिहास यही है, प्रमाण यही है। किसी भी सनातन धर्म के ग्रंथ में जातियों का इस तरह से न कहीं कोई सूची है और न ही कोई रैंकिंग है। तो ऐसा ही है, या मैं जानता हूँ। अब रही बात कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या मानते थे, तो अम्बेडकर जो थे वो वर्ण व्यवस्था को मानते थे कि वर्ण व्यवस्था है वेद में। वो भी मानते थे कि जाति व्यवस्था नहीं है।
वर्ण व्यवस्था के नाम पर जहाँ पर जैसे मनुस्मृति वगैरह है, तो उसको जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जलाया था, तो वास्तव में मनुस्मृति को नहीं जलाया था, बल्कि जो सुमति भार्गव की जो मनुस्मृति है उसको जलाया था। यानी मनुस्मृति में भी एक विशेष मनुस्मृति, और वास्तव में जो मनुस्मृति जिसको मानव धर्म शास्त्र कहता है उसको भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं जलाया था, और यह उनके स्वयं ही उनके वांग्मय में उपलब्ध है। तो यह भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। और उस तरह से अगर ट्रेस किया जाए कि भाई जो है कर्म हुआ, कर्म से व्यवसाय किया गया, और फिर उस व्यवसाय के कारण क्या हुआ कि कुल हो गया, फिर उस कुल के कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो उसको जाति में बना दिया। तो इसलिए जो है ये वर्ण व्यवस्था से ही माना जाएगा, क्योंकि अगर वर्ण व्यवस्था ही नहीं होता, तो व्यवसाय नहीं होता, तो कुल नहीं होता, तो फिर जाति कैसे बनाते। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी जो समाज है वहां पर बिना व्यवसाय के समाज का अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी समाज हो। तो समाज है तो वहां पर कोई नाई होगा ही जो बाल काट रहा होगा, क्योंकि समाज को जरूरत है उसकी। कोई कपड़ा बना रहा होगा, कोई ग्रुप कपड़ा बना रहा होगा। तो इस तरह से, तो उस समय जो समाज जिस तरह से विकसित हुआ था, तो उस उस विकसित अवस्था में या उस विकासशील अवस्था में आप कह लीजिए, तो कोई ग्रुप होता था जो कोई कपड़ा बनाता था, तो कोई चमड़े का काम करता था, तो कोई लकड़ी का काम करता था, तो कोई मछली का काम करता था। तो इस तरह से वो कोई भी समाज हो दुनिया का, तो वहां पर तो इस तरह के काम करने ही पड़ेंगे, और उस ग्रुप को फिर जो है जाति में बदल देने का काम वही स्पेन और पुर्तगाल वालों ने किया, जो हर जगह फैल गया। तो इसमें जाति व्यवस्था जो भारत में आई उसके लिए भी वही जिम्मेवार है, वर्ण व्यवस्था जिम्मेवार नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उस तरह से लॉन्ग ड्रॉन कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई ऐसा समाज होता जिसमें ये होता ही नहीं, ऐसा समाज होता जिसमें वर्ण व्यवस्था होता ही नहीं, ऐसा समाज संभव ही नहीं। ऐसे समाज की आप कल्पना ही कैसे कर सकते हैं जिसमें कि कोई रक्षा करने वाला नहीं हो, जिसमें कि कहीं ज्ञान ध्यान की कोई बात ही नहीं कर रहा हो, जिसमें शिक्षा संबंधित कोई बात ही नहीं हो। ऐसा समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं? किस प्रकार से आप ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जिसमें कि कोई लकड़ी का काम नहीं हो रहा हो, या लोहे का काम नहीं हो रहा हो, तांबे का काम नहीं हो रहा हो, दवा का काम नहीं हो रहा हो, व्यापार का काम नहीं हो रहा हो। ऐसा समाज कहीं बन ही नहीं सकता, कल्पना ही नहीं की जा सकती है, न कभी रहा है न कभी होगा। इसलिए यहाँ भारत में उस तरह की व्यवस्था को नहीं जिम्मेवार माना जा सकता है। हरिओम।